नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। मैं निपुण आलम भाई डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव है यूथ को मोटिवेशन, साथ में सही डायरेक्शन और साथ ही एक ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी जानकारी जो पुस्तकों से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से ना मिलती हो और आपके काम की हो, वो जानकारी देना भी डायलॉग मंच का मोटिव है। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हैं चांदनी कंवर जी। चांदनी कंवर जी को इस बार डिप्टी कलेक्टर के पद मिला है और आपकी बात करें तो आपका ये चौथा अटेम्प्ट था। हालांकि पूरी कहानी अभी आपको चांदनी कंवर जी खुद बताएंगी कि कितनी परिश्रम किया, कितनी चुनौतियां थी, सब हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं चांदनी कंवर जी का। चांदनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच की ओर से और थैंक डायलॉग यू मंच सर। की ओर से थैंक यू। और सभी एस्पिरेंट्स की ओर से आपको आपके इस सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। चांदनी जी, पहले तो प्रश्न यही रहेगा कि थोड़ा सा अपना एक परिचय, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो जान सके कि शख्सियत के सामने हम हैं और कौन शख्सियत हमारे रूबरू हैं। थोड़ा पूरी अपनी सफलता, चुनौतियां, सबके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी। देखिए, मेरा नाम चांदनी कंवर है। मैं प्रॉपरली कटघोरा कोरबा जिला से हूँ। और मेरी पढ़ाई जो है, एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन मेरी, और हायर एजुकेशन पूरी मेरी बिलासपुर में हुई है। जी। महर्षि विद्या मंदिर मंगला बिलासपुर में मैंने पढ़ाई की हुई है। जी। और इससे पहले मैं सरस्वती शिशु मंदिर में ही पढ़ती थी, बट मेरी जी। हायर एजुकेशन महर्षि विद्या मंदिर में हुई है। और मैंने कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, ग्रेजुएशन, और 2015 में पास आउट हुई हूँ मैं। जी। और इसके अलावा 2015 पास आउट होने के बाद मैं 2016 से कंटिन्यूसली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। और जी। ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट रहा है। इससे पहले मैंने 3 अटेम्प्ट और दिए हैं, प्रीलिम्स और जी। मेंस दोनों। और एक बार मेरा इंटरव्यू हुआ है 2017 में, राज्य सेवा परीक्षा, जो मैंने क्लियर किया था। जी। और तब मैं इंटरव्यू में पहुंची थी, बट मुझे पोस्ट नहीं मिल पाई उस बार। और इस बार फाइनली मुझे पोस्ट मिली है। चांदनी जी, अगला प्रश्न डायलॉग मंच का यही रहेगा। जब हम इस पूरी परीक्षा की बात करते हैं, पूरी परीक्षा की प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो क्या जी प्रमुख चुनौती आपको फेस हुई? क्योंकि आपने कहा कि चौथा अटेम्प्ट आपका था, तो काफी लंबे समय से 2015 से आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो चुनौती जी क्या सर। रही? और एक लंबा समय, क्योंकि 5-6 साल आपने इस परीक्षा को दिए, तो कभी ऐसा भी हुआ हम्म। होगा कि यार कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कुछ गलत तो चूज नहीं कर लिया? कभी ऐसा हुआ या पूरा जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो मेंटेन रहा पूरा 5-6 साल? तो थोड़ा बताइए मैम, ताकि जो जी। एक्सपीरियंस तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हम्म। हर एक के मन में आता रहता है, तो आपने उसको जी कैसे सर। मैनेज किया, थोड़ा इसको बताइएगा। जी 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 जी। अ, जी, मैं ये कहूंगी कि प्रिपरेशन के दौरान इस तरह के थॉट आना बहुत जी। नेचुरल है। और बिल्कुल। मतलब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि ऐसे थॉट्स ना आए। वो जी। प्रिपरेशन क्योंकि लॉन्ग जर्नी होती है, तो स्वाभाविक सी बात होती है ये। जी। जी। मेरे लिए सबसे बड़ी मुख्य चुनौती मेरे को यही रखना था कि अपने आप को पेशेंस रखना, धैर्य के साथ तैयारी करना, और जी। उस टाइम पे खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना, ये बहुत जी। इंपॉर्टेंट है। तो जी। मेरे को भी लगा कि मैं इस दौरान अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखूं, क्योंकि जब हम जी। फेलियर्स देखते हैं तो जनरली जी। डाउन फील करते ही हैं। और बिल्कुल। डाउन फील करते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम आगे बढ़ जाएं, या तो हम फिर बैक स्टेप ले लें, ठीक है। बट मेरा हमेशा ये रहा था कि जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मुझे पता था कि मैं इस स्टेज तक पहुंची हूँ, तो मुझे और आगे स्टेज पे जाना है। तो मैं कंटिन्यूसली मैं ऑप्टिमिस्टिक वे में थी कि जब मैं इतनी दूर आ चुकी हूँ तो मैं पीछे तो नहीं जाने वाली, बैक स्टेप नहीं बिल्कुल। जाऊंगी। जाऊंगी तो बिल्कुल। कंप्लीट करके ही जाऊंगी। जी। तो जी। ये मेरा सबसे मतलब ये मेरा अप्रोच रहा है थ्रू आउट मेरी प्रिपरेशन और थ्रू आउट मेरी जर्नी। और मैं भी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि अगर फेलियर्स मिलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड, कभी भी आपको फेलियर्स मिलते हैं किसी भी फील्ड में हो, तो जी। आपको पता है कि आपने ये रास्ता क्यों चूज किया है, आपने कुछ जी। सोच समझ के रास्ता चूज किया है, तो उसे कंप्लीट करना है। तो जी। मतलब उससे बीच में छोड़ के नहीं जाना है। तो मुझे जी। लगता है कि ये अगर ये माइंडसेट हमारा रहता है तो हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हैं और गिव अप नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीजें तो वही हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। तो ये एक पर्सपेक्टिव आपके मतलब दिमाग में ये चीजें माइंडसेट में होनी चाहिए। मुझे ये बिल्कुल। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कहा चांदनी जी ने कि गिव अप नहीं करना है। आपको लगे रहना, अपने को फिक्स कर लिया है, जब यहाँ तक आ गए हैं थोड़ा और करना है। सफलता है, सफलता सबकी चलेंगी।
और ये कहा जाता है ना कि गिरते हैं सवारी मैदान जंग में, जो गिरा नहीं वो सवार कैसे होगा। चांदी जी, मैं एक प्रश्न और भी जो अक्सर मैं पूछता भी हूँ, आपको पूरी प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या महसूस हुई? क्योंकि परीक्षा पूरा एक 3 स्टेजेस परीक्षा है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, कोई सब्जेक्ट को लेकर, कोई टॉपिक को लेकर, राइटिंग स्किल को लेकर, प्री एग्जाम को लेकर, कहाँ पर आपको लगा कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इस परीक्षा के लिए? जी। सर, मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो था वो मेरे लिए मेंस ही रहा है, क्योंकि मेरा जो 4 अटेम्प्ट है, चारों अटेम्प्ट में जैसे प्रीलिम्स क्लियर करके जब मैं मेंस में पहुंची हूँ, तो जैसे 2 बार मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था, एक बार मेरा मेंस क्लियर हुआ था, फिर भी मार्क्स कम थे मेरे। तो मतलब मैंने अपना एनालिसिस यही किया था कि जहाँ पे मेरी कमी है वो मेंस में ही है, और मेंस आंसर राइटिंग में ही मेरी कमी हो रही है, तो जिसे मुझे इम्प्रूव करना है। तो सर, इस बार मेरा यही अप्रोच रहा है कि मैं फुल फोकस्ड होके सिर्फ और सिर्फ मेंस की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो काफी अच्छे से कर लूं, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स मैंने 3 अटेम्प्ट्स में देखी है वो दोबारा मेरे साथ ना हो। तो मतलब होपफुली ये बहुत अच्छा रहा, जो मैंने भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया था उसका जी। मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला हुआ है, और उसी के कारण मुझे लगता है कि ये मुझे ये सक्सेस मिल पाई है सिर्फ और सिर्फ बहुत ये बढ़िया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से। जी बहुत बढ़िया। यानी कि मेन चुनौती थी, तो उस चुनौती को खूब लिखा, खूब आंसर प्रैक्टिस की, जी और उसमें हम लोग क्या वो जी जी परफेक्ट हो गए, और ये बैरियर हमारा निकल गया। बहुत बढ़िया। जी 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 चांदी जी, मैं एक प्रश्न और अक्सर पूछता ही हूँ, वो भी आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि सबका अपना अपना एक प्रोस्पेक्टिव, एक अलग व्यू होता है। अगर हम बात जी। करते हैं प्री से लेके इंटरव्यू तक की, तो प्री के लिए अगर हम हुँ, बात करें, तो प्री के लिए आपकी खास स्ट्रेटजी क्या थी? हालांकि मेंस भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मेंस आपकी बड़ी हुँ, चुनौती रही, तो आपने आंसर हुँ, राइटिंग कैसे की, नोट्स कैसे लिखा, लेकिन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हुँ, पहले प्री के बारे में बात करते हैं। तो प्री को जी, पास करने का आपका कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए, आपके नोट्स कैसे बनने चाहिए, इस कारण थोड़ा बताइए कि आपने कैसे किया था प्री के लिए? जी, जी। अ, देखिए सर, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2016 में, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जी। तब तो क्योंकि हम बिल्कुल नए जी, मैंने अपनी जो तैयारी है राज्य सेवा जी। परीक्षा की वो मैंने 2016 से स्टार्ट की हुई थी, और तभी जी। से मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेटेड में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ओके। मैं मेरा अप्रोच यही रहा है, और मैं भी यही कहूंगी कि सभी को कि इंटीग्रेटेड में पढ़ना है, क्योंकि हमें कंप्लीट करनी है जर्नी अपनी। तो जी। प्रीलिम्स और मेंस को कैटेगराइज तो हमें करना पड़ता है, जब हमें वैसी अप्रोच पढ़ना, मतलब स्ट्रैटेजी हमारी वैसी होती है। जी। क्योंकि प्रीलिम्स में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में फैक्ट फैक्ट काफी पूछे जाते थे। अभी जी। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है लास्ट ईयर जी। से। तो अब हमें थोड़ा अप्रोच अपना उस अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। लेकिन जो भी मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट रहे हैं उसमें फैक्चुअल काफी ज्यादा क्वेश्चंस किए जाते थे। और ओके। जैसे कि कुछ पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के क्वेश्चंस काफी होते हैं, जी। हिस्ट्री के हैं, इकोनॉमिक्स हैं, और जी। छत्तीसगढ़ में इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में भी हमारे जैसे ट्राइब्स के क्वेश्चंस काफी आते हैं, संस्कृति ओके। कल्चर इम्पोर्टेंट है, जी, छत्तीसगढ़ बिल्कुल। की ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी सेगमेंट्स है, जो भी पार्ट्स है जो कि हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमें पता जी। चल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो जी। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे मैंने वो देखा, और उसके बेसिस पे एनालाइज किया कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और जी। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, सबसे पहले जी। मैंने कोशिश की मैं वो पहले कंप्लीट करूँ। अब वो ओके। कंप्लीट करने से, कि क्योंकि वो मेजर पोर्शन है, तो उनके कंप्लीट होने से ये हो जाता है कि हम अच्छे पॉइंट पे रहते हैं जब हम मतलब एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वो एक बेनिफिट हो जाता है एनालिसिस का। तो जी। सबसे पहले यही होगा कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सबसे जी। पहले स्ट्रैटेजी यही है एग्जाम के लिए। तो वो मैंने भी वही किया। और फिर उसके बाद जो भी 2-3 महीने का समय होता है प्रीलिम्स से पहले, जैसे कि नवंबर से, मान लीजिए हम नवंबर से भी अगर फुल फोकस्ड होकर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं कि जी। हमें फैक्ट्स कुछ याद रखने हैं, तो जी। हम उतना समय काफी इनफ होता है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। तो जी। क्योंकि जब मैंने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने भी 2 महीने काफी अच्छे से पढ़ाई की थी प्रीलिम्स के लिए। ओके। उससे पहले तो इंटीग्रेटेड वे में चल ही रहा था, जी। परंतु सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस करके मैंने 2 महीने पढ़ाई की थी, दिसंबर और जनवरी, और उसके जी। बाद मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। जी, जी। उसके बाद से फिर क्योंकि मेंस हम पहले से थोड़ा सा बेस तो बन गया होता है, पहले से जब पढ़ रहे होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो फुल फोकस्ड होके आप मेंस के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं, ये रहता है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
देखिए दोस्तों, कितना अच्छा बताया चांदनी जी ने कि आप पहले तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कीजिए। और मैं भी, और आप देखिए जितने भी सिलेक्टेड हमारे कैंडिडेट्स होगा, कहना यही है कि भैया इंटीग्रेटेड आप तैयारी करें। चांदनी जी भी इसी बात को कह रही हैं। और जब आपका प्री का एग्जाम होना हो तो उससे 2-3 महीने पहले प्री फोकस हो जाएं और प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखें, तो आपको एक आइडिया रहे कि जिस भी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न कॉन्सेप्चुअल होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, तो बड़ा शानदार। एक और प्रश्न अक्सर एस्पिरेंट्स करते हैं, फ्रेशर भी करते हैं कि सोर्सेज क्या होने चाहिए। अगर हम प्री की बात करें तो हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए प्री के लिए? जी जी, ऑथेंटिक बुक्स ही पढ़ें। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, क्योंकि वहाँ पे गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस है, जैसे कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, तो वहीं से प्रेफर करें। भले स्टार्टिंग में हमें टाइम लगता है, परंतु जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और अच्छी जी बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वो टाइम लगेगा जरूर, लेकिन बाद के लिए वो बहुत बेनिफिट हो जाता है। बाद में सिर्फ और सिर्फ हमें जस्ट एक क्विक रिवीजन की जरूरत पड़ती है, और हमें पता होता है कि कौन से पॉइंट्स कहाँ पे लिखे हुए हैं, और बहुत हम उसको बढ़िया। रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपरली। तो जी मैं तो यही कहूंगी जितनी भी ऑथेंटिक बुक है वही पढ़ें, क्योंकि ये चीजें आपको इंटरव्यू तक बेनिफिट देगा। ये चीजें ऑथेंटिक बुक पढ़ने का जो एडवांटेज है वो। जी जी। तो यानी कि ऑथेंटिक बुक को हम लोग पढ़ें सभी सब्जेक्ट की। तो पॉलिटी का सामने लक्ष्मीकांत कहा, अदर की अगर हम जी बात करते हैं, मान लो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमी हम्म, है, सबके लिए थोड़ा बता जी देंगे तो एस्पिरेंट्स के लिए काफी लाभ रहेगा। जी जी जी। जी, हिस्ट्री के लिए तो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, और जी रमेश सिंह पढ़ी इकोनॉमिक्स के लिए, और जी। ज्योग्राफी के लिए इंडियन ज्योग्राफी मैंने एनसीईआरटी बुक ही प्रेफर की है। एनसीईआरटी के अलावा मैंने और कुछ नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी के लिए। ओके। और जो एनसीईआरटी आपने पढ़ी तो ओल्ड पढ़ी या न्यू वाली पढ़ी? ये भी स्पेशल की नहीं, न्यू हाँ जी, ओल्ड पढ़ी है सर मैंने, ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड पढ़ी है आपने। और साइंस के लिए जी अगर बात करें तो? सर, साइंस के लिए मैंने जो छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड का जो है 10th क्लास का बुक है, मैंने जी वहां जी। से पढ़ाई की है इसके लिए, साइंस के लिए और मैथ्स के लिए। जो 10th ओके क्लास की ओके। बुक है पहले की जो आती थी वहां से। बहुत बढ़िया। और एक जी बात और, क्योंकि एक्सपीरियंस ये भी क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर्स के लिए आपने कैसे किया? अगर हम लोग बात करते हैं, तो इंडिया का करंट हो जाता है, एक छत्तीसगढ़ का करंट हो जाता है, तो दोनों के लिए आपने करंट हम्म, अफेयर्स के लिए क्या अपना सोर्स रखा, उसके आपने कैसे प्रिपरेशन की? अच्छा जी। सर, जैसे प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने मैगजीन्स जो यहाँ पे आती हैं, जी अर्जुना क्लासेस की, अर्जुना पब्लिकेशंस की जो मैगजीन है, मैंने वो ओके। प्रेफर किया हुआ है करंट जी अफेयर्स के लिए। और क्योंकि मेंस में भी हमें जब आंसर राइटिंग करते हैं, तो वो करंट अफेयर्स हमारे वहाँ पे काम आते हैं। तो वो जो भी आप उस मैगजीन्स में पढ़ते हैं, हमको ये पता जी। होता है कि हमें उसी स्टैटिक से कैसे कनेक्ट करना है, तो हम ओके। स्टैटिक से कनेक्ट करके हम वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारी योजनाएं वगैरह है, जब हम ऐसे लिखते हैं, या इकोनॉमिक्स में भी आते हैं, या छत्तीसगढ़ के पार्ट में भी है, तो हम उसे वहां पे यूज कर सकते हैं, वो करंट ओके। अफेयर्स। चलिए बड़ा अच्छा। और छत्तीसगढ़ के लिए हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए आपने मेनली फोकस कैसे किया? क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए बुक्स का या मैगजीन्स का या अखबारों का काफी कम कलेक्शन होता है, तो इसके लिए स्पेसिफिक आपने यही फोकस किया? जी सर, छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने बुक्स पे अप्रोच किया है, बुक्स ही मेरे जी इंपॉर्टेंट रही हैं। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स में आ रहे थे, जैसे कि कोई भी इवेंट्स वगैरह हैं, तो वो इवेंट्स को कैसे यूज करना है आंसर में, वो एक इम्पॉर्टेंट है। वो हमें पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है कि जी। हमें कैसे कनेक्ट करना है उनको। तो बाकी छत्तीसगढ़ की जो स्टैटिक पोर्शन है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने बृहद संदर्भ है और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकेडमी की जो बुक है वो प्रेफर की हुई है। और मुझे लगता है कि उतना उसमें काफी बहुत अच्छे से क्लियरली दिया हुआ वही है, कंसेप्ट काफी अच्छे हैं। तो जी। वो क्या होता है कि हमेशा के लिए फिर वो प्रिपेयर्ड होता है। तो मुझे लगता है कि वो बुक काफी बहुत अच्छी बढ़िया। है, मैं भी सजेस्ट करूंगी जी। जी। चलिए, प्री के लिए आपने बड़े अच्छे से बताया और टॉपिक वाइज के। और सबसे बड़ी बात है कि ऑथेंटिक बुक पढ़नी है आपको, ज्यादा ये नहीं इधर जी उधर नहीं करना है। जो बेसिक सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको आपको स्टडी करना जी है। चलिए, अब हम जी मुख्य जी परीक्षा की ओर चलते हैं, मेंस की ओर चलते हैं। जी। मेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो मेंस के लिए आपके क्या सोर्सेज रहे और आपकी स्ट्रेटजी क्या थी मेंस के लिए? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि आपने कहा मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी। तो कहते हैं जिसके लिए जो सबसे जी बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती हो, तो उसकी बकायदा पूरी एक स्ट्रेटजी प्लान करता उस पर आपने काम किया होगा। तो थोड़ा सा मेंस के बारे में जी बताइए सर। आप। जी
जी सर, जी। देखिए, सबसे पहले अगर पढ़ाई पढ़ने के लिए कंटेंट हो तो मैं सबसे पहले वही बोलूँगी दोबारा कि जो भी ऑथेंटिक बुक है, हमें वही पढ़नी है, मेंस के लिए भी। जी मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ें हैं कि हमें रिवीजन इम्पोर्टेंट है। जब हम जी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आंसर राइटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि जितना भी सिलेबस है, मेंस का सिलेबस काफ़ी बड़ा है हमारा, और इसमें जो ईच एंड एवरी टॉपिक है वो हमें जी क्लियर होना चाहिए कि टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन से पार्ट में है, और कहाँ से कौन सी कनेक्टिविटी हमें पता होनी चाहिए, कौन सा जी कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। जी तो ये एक चीजें हैं। तो सिलेबस के टॉपिक्स एंड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के, वो जी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीजों को ध्यान रख के मैंने एनालाइज किया है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, और मैंने आंसर राइटिंग किया है, टेस्ट सीरीज लगाया है मैंने। ओके जी, यहाँ पे क्योंकि जब हम लोग ये पोस्टपोन हुआ था हमारा एग्जाम, जी राज्य सेवा का मेंस का परीक्षा जो है, तो जी कोविड का टाइम भी चल रहा था सर उस टाइम पे, तो बिल्कुल ऐसे थे कि टेस्ट सीरीज भी नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने जी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। और बिलासपुर में ही बेस्ड है, बिलासपुर IAS एकेडमी, वहां से सर लोगों के गाइडेंस पे मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, और वहां पे मैं टेस्ट सीरीज लिखी कंप्लीटली पूरा। और सर, मुझे ये लगता है कि जितना भी टेस्ट सीरीज देने का फायदा मुझे यही हुआ कि जी जो फॉर्मेटिंग है, आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग जो हम करते हैं, वो मैं उस टाइम पीरियड में सीख गई कि हमें फॉर्मेटिंग कैसे करना है, क्वेश्चन को डील कैसे करना है, कि अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स के हैं, तो उनको कैसे डील करना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और इसके अलावा जो मैप्स हैं, जैसे मैप बनाना है हमें, या कोई डायग्राम बनाना है, तो हम पेपर के एक साइड पे हम डायग्राम बनाएं, एक साइड पे हम उसका डिस्क्रिप्शन लिखें। तो ये जो भी हम प्रैक्टिस है, वो सब मैंने किया है उस दौरान। और वो जो प्रैक्टिस करने का ही मुझे रिजल्ट है कि वो मुझे, जब मैं मेंस लिख रही थी, परीक्षा दे रही थी, तब जी मुझे भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा फॉर्मेटिंग में, क्योंकि मैं इतने ओके बार फॉर्मेटिंग करना, प्रैक्टिस में आ गई थी वो मेरी फॉर्मेटिंग। तो वो मैं इतना कर चुकी थी कि मुझे वहां पे बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि मैं अलग से कुछ सोचूं। बस मैं कंटिन्यू लिखते गई। बस एक पिक्चर जो है वो ऑलरेडी माइंड में था, और इससे ये हुआ कि मैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया मेरा, और मुझे, मतलब मैं टाइम के लिमिट के अंदर में ही मैं अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर पाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा बोला अभी कि आप एक तो सिलेबस को, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, सिलेबस को ही ध्यान से देखते नहीं है। फिर मैम ने कहा कि मैं पूरा प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उनको अच्छे से देखा, और तीसरा स्टेप क्या था, टेस्ट सीरीज खूब अच्छे से दी, और टेस्ट सीरीज में इतना प्रैक्टिस की कि एग्जाम में जाने के बाद ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि क्या लिखना क्या नहीं, पहले से फॉर्मेटिंग दिमाग में थी, लिखना शुरू कर दिया। तो क्या, जैसे मान लीजिए कोई जी, भी प्रश्न आया तो दिमाग में कभी जी। ये नहीं हुआ कि इसकी फॉर्मेटिंग क्या लिखूं, इंट्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, या बस पेन उठा के इतना प्रैक्टिस थी कि लिखना शुरू कर देना है, स्टार्ट कर देना है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे बिल्कुल भी ये समय नहीं लगा कि मैं उसके क्या फॉर्मेटिंग करूँ, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिस में आ चुका था कि मुझे वो जी बिल्कुल भी समय नहीं लगा। बस वो मैं बस लिखते गई, ऐसा हो गया वहाँ पे। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिस का ही रिज़ल्ट था, कि वो प्रैक्टिस करने का, फॉर्मेटिंग करने का। और सर, ये है कि फॉर्मेटिंग भी मैंने एक तरीके से नहीं किया, बहुत तरीकों से मैंने फॉर्मेटिंग करना सीखा था इस बिल्कुल दौरान, जब मैं टेस्ट ओके सीरीज़ दे रही थी। तो मैं हर क्वेश्चंस को कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश भी की है मैंने वहां पे आंसर राइटिंग में, जी जी कि हर क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग, दूसरे क्वेश्चन से अलग रखा जाए, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग किया जाए, मैप्स बनाना है, डायग्राम बनाना है, वो बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन बने। तो ये सब प्रैक्टिस के दौरान ही सीखा, और प्रैक्टिस के दौरान करने से ही वो एग्जाम में पॉसिबल हो पाया है। तो मुझे लगता है कि वो आंसर राइटिंग इज अ की, और वो करना बहुत जरूरी है अगर मेंस में अच्छे मार्क्स चाहिए तो। बहुत बढ़िया। यानी कि हमने पूरा जितना हम कर सकते हैं, मैप का प्रयोग है, फ्लो चार्ट का प्रयोग है, चार्ट का प्रयोग है, और हाँ बनाया नहीं, जी, इसको सुंदर तरीके से बनाया कि इसको एक अच्छे तरीके से जी, प्रेजेंट करना है, तो ये मायने करता जी, है। लेकिन जी दोस्तों, क्या हम जानते कितना है, ये तो महत्वपूर्ण है ही, हम जो जानते हैं उसको हम कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये भी मायने करता है। अभी जान लीजिए, यही बताया आपको, बड़ा अच्छा रहा। जी सर। अब मैं बात एक और करना चाहूंगा ऐसे के ऊपर, निबंध के ऊपर, क्योंकि आपने जी, कहा कि प्रैक्टिस टेस्ट की तो मन से पूरी करी। हम ऐसे की बात करें तो हाँ, ऐसे की आपने क्या प्रिपरेशन की थी पेपर 2 के बारे में? जी। सर, जो भी जैसे हमने अभी तक टॉपिक्स देखे हैं, जैसे भी जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, कि जो भी इकोनॉमिकल है, सोशल है, या करंट इश्यूज जो हैं,
ऐसे मैंने भी मतलब जो भी करंट इश्यूज हैं और जो भी ऐसे इश्यूज हैं वो मैंने किया हुआ था, कैटेगराइज करके मैंने उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। और क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज दे ही रही थी तो उसमें भी मुझे काफी सारे ऐसे टॉपिक्स मिल रहे थे जिससे मुझे प्रिपेयर करना था। तो इसके लिए सर मैंने बहुत कुछ मैंने इंटरनेट से सर्च किया हुआ है, क्योंकि टॉपिक्स जो है वो करंट में चलते रहते हैं। तो इंटरनेट से सर्च करके जो भी इम्पोर्टेंट हमें मिल रहा है वो उसके लिए मैं अलग से शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ, शॉर्ट नोट्स लिख ओके लेती थी। ओके। हाँ जी। और इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये सोचा था कि इंट्रोडक्शन के लिए जैसे कोटेशन वगैरह हैं, कुछ कोटेशंस वगैरह आप उससे रिलेटेड, जैसे वुमेन से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है और विलेजेस से रिलेटेड है, ऐसा कुछ कुछ आप प्रिपेयर करके पहले से रख लें। जो आपको इजी लगता है वो रख लें क्योंकि वो ठीक है। उस टाइम पे ऐसा होता है कि जो हम बहुत चीजें याद भी नहीं आ पाती, हम मेंस लिखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपको सबसे इजी लगता है, जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा हो जाएगा, वो आप वहाँ पे जी, याद करके रख सकते हैं। तो बहुत वो बढ़िया। इम्पोर्टेंट हो जाता है जी। और उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि जैसे मान लीजिए गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है, तो गुड जी गवर्नेंस से रिलेटेड अगर आपको देश में कहीं भी कोई अच्छा एग्जाम्पल सेट मिलता है तो आप वो आप लिख के रखे रहेंगे। अगर पढ़ते पढ़ते अगर आपको कहीं भी मिल गया और लिख के रखे हुए हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं वहां पे। तो बहुत उससे फिर क्या होता है कि वो एक अच्छा अपने को एडवांटेज वहां पे मिल जाता है। तो मतलब बिल्कुल ये सर मुझे नहीं लगता कि ये एक दो दिन की स्ट्रैटेजी है, एक दो दिन का टाइम है, क्योंकि वो थ्रू बिल्कुल। आउट होता है पूरी चलता जर्नी रहता में। है। जब हम कुछ भी पढ़ते रहते हैं जी, हम कुछ भी पढ़ते रहते हैं और वो सीखते रहते हैं, वो अगर थोड़ा भी क्लिक होता है, हम चाहे 2 साल पहले ही पढ़े हों उसे, लेकिन अगर जी वो जी। क्लिक हो जाता है तो हम उसको एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। मुझे लगता है जैसे देखिए बड़ा अच्छा बताया। देखिए दोस्तों कि मैं पहले से अपना जो भी मुझे अखबार पढ़ते थे या जो भी वेबसाइट से जाते थे उनको फैक्ट्स को नोट करती रहती थी, बल्कि कोटेशन तक भी लिख के रखी कि भाई ये कोटेशन अगर मान लो ह्यूमन के ऊपर कोई आता है तो मैं ये वाली कोटेशन यूज करूंगी। तो आप इसको अगर पहले से तैयार करेंगे। और एक बहुत बड़ी बात बोली, ये चांदनी जी ने कहा कि देखिए ये कोई एक दिन का तैयारी नहीं है, ये एक लंबी तैयारी है और ये रोज रूटीन वाली तैयारी है। तो उसके लिए आप ये मत सोचे कि हम आज एक दिन बैठेंगे लिख डालेंगे कर डालेंगे, नहीं। ये रेगुलर चलने वाली प्रिपरेशन है। आप रेगुलर ऐसे के बारे में सोच के चलें। जब हम लोग पेपर भवन की बात करेंगे, जब आप एग्जाम जिस दिन दे रहे थे तो उस दिन ऐसे के लिए जब आपने ऐसे लिखना स्टार्ट किया तो उसके लिए पहले फ्रेमिंग किया या एकदम लिखना स्टार्ट कर दिया, चलो भाई इंट्रोडक्शन बॉडी और ये कंक्लूजन लिखना स्टार्ट करते जी जी जी। सर क्योंकि फ्रेमिंग तो माइंड में था ही कि मतलब हैं। जी मुझे क्या फॉर्मेट रखना है, वो तो था ही। बस जो कुछ पॉइंट्स थे कि जैसे कोई एक पर्टिकुलरली टॉपिक आया तो उसके पॉइंट्स मेरे जो थे कि मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, किस पर्सपेक्टिव में लिख सकती हूँ, वो मैंने जी थोड़ा सा उस टाइम पे सोचा। और उसके जो पॉइंट्स है उसको मैंने एक साइड में मतलब लिख के रखा कि मैं इसे जी। यूज करूंगी करके, ताकि वो मैं लिखते वक्त भूल ना सकूं, भूल ना जाऊं करके। तो सर वो ओके। चीजें फिर मैंने उसको फॉर्मेटिंग के दौरान यूज किया था। तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग आपको करना पड़ता है, बाकी इतना फॉर्मेटिंग नहीं करने की जरूरत होती है अगर टेस्ट सीरीज दिया हुआ है या अच्छे से लिखा हुआ है पहले से। बाकी जी थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव्स जो भी है और ऑप्टिमिस्टिक वे में हमें जो लिखना है वो हमारा मतलब एसेंस होता है, मेन एसेंस होता है कि वो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे। और कई बार ये भी हो जाता है कि हम लिखते लिखते काफी एक ही डायरेक्शन में लिखते रहते हैं, तो वो बिल्कुल। चीजें भी हमें कंट्रोल करनी चाहिए वहां पे कि आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं लिखें, मल्टी डायरेक्शन हम सोच सके, डायमेंशंस को जी इंक्लूड कर जी। सके वहां पे। ओके बहुत बढ़िया। देखिए कहा कि भाई आपने अगर पहले से आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपको बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग में समय नहीं लगेगा। हाँ इतना जरूर है कि थोड़ा सा आप जी बना लेंगे जिससे आप थोड़ा सा भटके नहीं। हम्म, और सबसे बड़ी बात कि जी आपका जो आंसर हो वो वन डायमेंशन ना हो, वो मल्टी डायमेंशन का हो। मल्टी डायमेंशन आप उसको हम्म लेकर चले और अच्छे से उसको क्या आप क्या प्रेजेंट करें। मैं एक बात और जी यहाँ पर मुझे प्रश्न उठा मन में कि जैसे हम लोग 4 टॉपिक इंडिया के देखते हैं, 4 टॉपिक छत्तीसगढ़ का हम देखते हैं। तो जब जी आपने इन 4 में से 2 टॉपिक को चूज किया तो चूज करने में आपका हम्म, क्या माइंड था कि मैं ये 2 टॉपिक पे लिखूंगी, इन पे नहीं लिखूंगी? उसके लिए भी कोई आपके मन जी में कोई बात आई थी? जी। सर जब भी मैं जितने भी मेंस मैंने लिखा है सर, जी मुझे मुझे पर्सनली मेरा ये लगता है कि मैं सोशल इश्यूज पे ज्यादा अच्छा लिख पाती हूँ, मुझे ओके पर्सनली मेरे लिए फील होता है इनसे। ओके। तो जो भी सोशल इश्यूज होते हैं या इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो मुझे लगता जी है कि वो सबसे पहले मैं पिक करती हूँ, क्योंकि मुझे ओके लगता है कि ज्यादा अच्छा ज्यादा कंफर्टेबली लिख सकती हूँ। ओके। और सर यहाँ पे जैसे कि योजना से रिलेटेड भी छत्तीसगढ़ से भी आता है, तो जैसे अगर आपने कोई योजना वगैरह अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो जी अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो फिर बिल्कुल बोल सकते हैं। मुझे ये लगता जी है तो जहां भी अच्छा लिख सकते हैं, जो भी टॉपिक अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, ज्यादा जी प्रिपेयर लगता है, कंटेंट जिनके पास ज्यादा अच्छा हो,
तो आप वहाँ लिख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है जी। बहुत बढ़िया। देखिए बताया अभी चांदनी जी ने कि भाई मेरे को तो सोशल इशू अच्छा लगता था, तो हर एक स्टूडेंट का अपना अपना एक वीक एरिया और अपना एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। किसी को हो सकता है जी फिलोसफिकल जो है फिलोसफिकल अच्छा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है सोशल इशू का, जो भी अच्छा लगे उसको आप चूज करें और उसको आप अच्छे से लिखें, तो अपने अकॉर्डिंग आप तय करें, ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए हम थोड़ा सा इंटरव्यू की ओर बढ़ते हैं, साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। जी साक्षात्कार का आपको कैसा लगा कि कैसा उनकी एक डिमांड क्या होती है? हम देखते हैं बहुत ही वेरिएशन रहता है इंटरव्यू के मार्क्स में। जी कहीं तो वर्षा बंसल जी का 130 मार्क्स है, कहीं पर ऐसा भी है जी 50 तक भी मार्क्स आए हैं। तो ये जी वेरिएशन जो होता है, क्या बोर्ड क्या देखना चाहता है एस्पिरेंट्स के अंदर, आपको क्या लगा अपने एक्सपीरियंस के द्वारा? जी सर, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, जितना भी मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है छत्तीसगढ़ पीएससी में, तो सर सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मेरे डेफ से रहे हैं, और बायोडाटा जो अपना है हमारा, उसी से रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चंस आपके नाम से ही हो सकते हैं, जैसे कि जी मेरा भी मेरा नाम चांदी, तो मेरे नाम पे एक मूवी भी बनी हुई है, तो उनका एक जनरल क्वेश्चन हो जाता है कि आपको पता है कि नहीं पता है वो चीजें, ठीक है। तो जितनी भी बेसिक डिटेल्स होती हैं अपने आप की, सबसे पहले तो वो पता होनी चाहिए जी, मुझे ये लगता है। बिल्कुल। और उसके बाद करंट टॉपिक्स भी पूछा गया है। मुझसे तो काफी मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे करंट टॉपिक्स के, मेरे से बायोडेटा के क्वेश्चंस ज्यादा थे, लेकिन जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनसे करंट के टॉपिक्स हैं, और कोई पर्टिकुलरली सब्जेक्ट में भी गए हैं अच्छे से, डीप पूछा गया है उनसे, जैसे पॉलिटी वगैरह हो गए हैं, तो वो क्वेश्चंस इंटरव्यू का जो डायरेक्शन है वो जा सकता है उस टाइम पे, और हमें जी ये पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां पे। और अगर हम बहुत उस बढ़िया। डायरेक्शन में नहीं जा पाते तो हमें अगर हमें नहीं पता तो हमें शायद वहाँ पे मतलब एक इश्यू हो डिसेंट सकता वे है। में हमें बोल देना चाहिए, हाँ जी। और हमें डिसेंट वे में बोल देना चाहिए कि सर हमें इसकी अभी जानकारी नहीं है, या मैं भूल गई हूँ। कई बार हो सकता है कि हम हर क्वेश्चन के जवाब दे पाए, ऐसा जरूरी नहीं होता है इंटरव्यू में, लेकिन जितने दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली दें और सही दे, वो मतलब वो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी सर जैसे मेरा था, तो इसके अलावा मेरे कुछ अधिनियम पूछे गए थे, जैसे फॉरेस्ट राइट अच्छा। एक्ट पूछा गया था मुझसे जी जी। और इसके अलावा जैसे मेरे फादर बीएसएनएल में एम्प्लॉय रहे हैं, तो उनसे बीएसएनएल से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था, और अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज से किया गया था, जो ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं, माइनर फॉल्स प्रोड्यूस हैं, और डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री लिखी जाती है आजकल, तो उस वे में पूछा गया था कि आपको रीराइट का ऑप्शन दिया जाए तो आप कैसे रीराइट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं सर, जो जिसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, पर हमें पता होना चाहिए कि हम उस चीज को कैसे वहां पे टैकल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बहुत चीज है सर बढ़िया। कॉन्फिडेंट होना वहां पे। जी कॉन्फिडेंट से अगर आप आंसर करते हैं वहां पे इंटरव्यू में, तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंट देखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं। क्योंकि हमें मुझे लगता है कि जब भी हम प्रशासन में आएंगे, प्रशासन में काम करेंगे, तो आप एक आपको लोगों को संभालना है, आपको लोगों को बताना है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है या नहीं है, वो शायद मुझे लगता है कि वो जरूर चेक करते होंगे। उनका एक क्राइटेरिया हो सकता है वो, बिल्कुल। तो सर यही है कि अपना सबसे पहले बेसिक जानकारी जो है अपनी अपनी जगह की, अपने गार्जियन के जो एम्प्लॉयमेंट रही हैं, जो जॉब रही हैं उनसे रिलेटेड, और अगर खुद भी अगर किसी जॉब में है तो उससे रिलेटेड, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। जी। देखिए दोस्तों, मोटा मोटा जैसे मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, चांदनी जी ने उसी बात को एक बार से देखिए कि आप चार कैटेगरी में क्वेश्चन को बांट सकते हैं। एक तो आपका डेप्थ यानी कि आपको बायोडेटा, और बायोडेटा को बहुत डिटेल से, मान लीजिए नाम आपका है, जैसे चांदनी जी से पूछा गया कि आपके नाम पर मूवी बनी है, तो इस तरह की चीजें भी। आपका जो डेट ऑफ ईयर है, उस दिन कोई खास इंसिडेंट इंडिया में, छत्तीसगढ़ में, इंटरनेशनल जी कुछ हुए हो, आप उसको देखें। इवन आपने सुना, देखिए चांदनी जी के फादर का ऑक्यूपेशन जो है यानी बीएसएनएल जो है, वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको ये भी जी ध्यान रखना चाहिए कि भाई पिताजी क्या कार्य करते हैं, उनके कार्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, घर का पूरा सिस्टम उससे चल रहा है, तो आपको उसका जानकारी होनी चाहिए। तो एक तो आपके डेप्थ से पेपर मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है बोर्ड का करंट अफेयर्स। हालांकि अभी कहा जाता है कि मुझसे कम पूछे गए, लेकिन पूछे जाते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट, और चौथा अगर आप देखें तो चौथा सिचुएशनल बेस। आप देख रहे होंगे काफी जी एस्पिरेंट्स ने ये भी बताया कि सिचुएशनल बेस क्वेश्चन होते हैं। तो मोटा मोटा चार कैटेगरी, जिस पर अक्सर मैं बोलता हूँ, चांदनी जी इसी बात को बोल रहे थी कि भाई आपका जो अपना डेफ है इसको तो आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये तो एक ऐसा है जैसे पेपर लीक हो चुका है।
आप उसका सारे डायमेंशन कवर कर लीजिए, आपका नाम का भी है, कुछ भी उसका अर्थ भी पूछ लेते हैं, कई बार किसी का यूनिक सा नेम हो तो आपके नेम का मीनिंग क्या है, तो उससे एक चीज पूछी जाती है। तो अच्छे से तैयार करें तो आपको अच्छे से मिलता है। और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास वो जरूर चेक करते हैं। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, जब प्रश्न पूछे जा रहे थे तो क्या किसी प्रश्न में सॉरी बोलना पड़ा? ऐसा भी कुछ हुआ कि कहीं नहीं बोल पाए हो, हुआ था कुछ ऐसा? जी सर, मुझे 2 क्वेश्चंस में मुझे याद है कि मैं नहीं बता मुझे याद नहीं था, तब मैंने उनसे कहा कि सर मेरी जानकारी में अभी नहीं है ये। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में स्विच कर गए। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसलिए परेशान नहीं होना है। वी आर नॉट, हम लोग क्या ना, हम सर्वज्ञ नहीं होते, सर्वज्ञ ईश्वर होता है। हमें नहीं पता तो हम जी पोलाइटली सॉरी बोल सकते हैं, पहुंच लीजिए और सॉरी सर आई डोंट नो। अगर डाउट हो रहा है जी तो मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि आप बोलिए कि सर कुछ मैं गैस कर सकता हूँ या मुझे कुछ याद आ रहा है, अगर आप अनुमति दें तो उसको भी थोड़ा सा मान कि हाँ भाई, बंदे के अंदर एक एटिकेट से पूछने का तरीका है। चलिए, बड़े अच्छा, आपका बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा। हमने दोस्तों तीनों स्तर की बात चांदनी जी से की, चांदनी जी ने तीनों स्तर के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी। मैं चांदनी थोड़ा सा आगे चलता हूँ इस परीक्षा के बारे में ही। आपने जी चुनौती के बारे में बताया कि मेरे चैलेंज क्या रहा, मेंस को आपने दिया। इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या था, संबल क्या बना? जैसा कहते हैं ना कि मेरा मजबूत पक्ष ये रहा, तो इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपका सबसे मजबूत संबल क्या रहा, जिसको मतलब एकदम कहता है कि इसकी वजह से मैं बन पाई? जी। सर सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जो घर का सपोर्ट होता है कि जी, आगे बढ़ने के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत अ, बढ़िया। अगर वो नहीं होता है तो सबसे पहले वीक वहीं पे पड़ जाते हैं कि नहीं होता। बिल्कुल पर मेरे घर पे मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिला है इतने 4 साल में कि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। वो उन्होंने कभी भी मतलब इस चीज के लिए कभी नहीं बोला कि आप नहीं करना है या नहीं हो रहा है, तो ये वाली चीजें कभी नहीं आई। वो कॉन्स्टेंटली सपोर्ट रहा है मेरी पढ़ाई के लिए और उन्होंने काफी किया है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज मेरे लिए यही है। और दूसरी चीज है सर, खुद के लिए खुद पे विश्वास रखना बहुत कि बढ़िया। आप कर सकते हो। ठीक जी है। और क्योंकि आपका एक ड्रीम होता है, क्योंकि हम जैसे स्टार्टिंग से बचपन से हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हर कोई अपने आप को एक जगह पे स्टैब्लिश करना चाहता है, अपने आप को बिल्कुल। इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या सोशल में आपको एक जगह अपनी खुद की बनानी होती है। तो बिल्कुल। ये सारी जो चीजें हैं वो मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी में रही हैं कि मुझे अपना एक करियर बनाना है, खुद को अपने दम पे खड़ा करना है मुझे खुद पे। तो ये मेरा हमेशा से रहा है और मैं बाकी चीजों को हमेशा प्रायोरिटीज कभी नहीं दी ज्यादा, जितनी मैं प्रायोरिटी अपने करियर को दी हूँ। तो बहुत सर बढ़िया। मेरा घर का सहयोग और खुद के लिए ये जो भरोसा है, खुद पे भरोसा आगे बढ़ने के लिए और अपने आप के लिए करने के लिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि सभी को मतलब एक अच्छी एजुकेशन पाने के बाद अपने आप को एक अच्छी जगह पर स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब शिक्षा होना तो जरूरी ही है, उसके साथ साथ में मतलब किसी और पर निर्भर ना रहे हम। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हम अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, तो हम दूसरों पर निर्भर क्यों रहे हैं। तो बहुत मुझे लगता बढ़िया। है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पढ़ाई करें और आगे जीवन में अच्छा करें। जरूरी नहीं है यही एक फील्ड है, बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे भी व्यक्ति जाना चाहता है, लेकिन अपने जीवन के प्रति एक लक्ष्य होता है सभी का। तो वो मुझे जी, लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, समझना और उस चीज के लिए कार्य करना, वो इम्पोर्टेंट है सर। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, दो चीज आपको याद रखनी है। एक तो फैमिली सपोर्ट आपको होना चाहिए, जो अभी जानवी जी ने कहा। मुझे अक्सर एस्पिरेंट्स कहते हैं कि सर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, पापा मना कर रहे हैं। तो मैं उनको एक ही उत्तर देता हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कैसे मैनेज करेंगे? तो आपको मैनेज करना को चांदनी जी ने किया। और सेकंड बात, अपने पर विश्वास करना, कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ भाई, मैं कर सकता हूँ। जब फलाना कर सकता है, फलाना कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं? सबको ईश्वर ने दिया है, बुद्धि सबको दी है, उसका यूज करना है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपनी ऊर्जा को, गांधी जी ने कहा कि मेरी ऊर्जा जो थी वो एक ही तरफ लग रही थी कि मेरे को करना है और मुझे तो कामयाब होना है। तो बड़ा अच्छा रहा जी चांदनी जी। मैं एक प्रश्न और जी लास्ट दोस्तों, मैं आपको चांदनी जी के बारे में ये बताना चाहूंगा कि चांदनी जी अपनी कैटेगरी में, अगर फीमेल रैंक की बात करें तो फीमेल में फर्स्ट रैंक आपको मिली है। तो अगर हम बात करें जी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा महिलाओं के लिए, कि जो कई बार होता है कि बाधा मानी जाती है, खास तौर से कि भाई जो एक मिडिल क्लास है या हम लोग गांव की बात करें, तो कि पढ़ाई नहीं जी। करना है, आगे नहीं बढ़ना, मतलब बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। तो आप उन सब महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे?
जी, जी सर, मैं ये बिल्कुल इस टॉपिक पे कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बैरियर्स देखी जाती है अगर महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली देखें हम, क्योंकि जैसे एक ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन सर, ग्रेजुएशन भी अभी करने लगे हैं कि ग्रेजुएशन तक पढ़ाई सपोर्ट करते हैं। इससे पहले ये होता था कि स्कूल के बाद ही ज्यादातर करना ये होता था गाँव में कि नहीं, अब शादी करनी है, अब वो जी देखना ज्यादा जरूरी है, और शादी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है रेदर देन एजुकेशन के। ये मैंने देखा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम एजुकेशन पे इतनी प्रायोरिटी देंगे, तो जी हर महिला, हर जो लड़कियां हैं, वो भी अपने आप को काबिल बना के अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे समाज में। तो वो उनके पूरे जीवन के लिए अच्छा होगा। शादी तो सर बिल्कुल ठीक है, शादी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो शादी मतलब शादी का सोच के अगर हम पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। और इसके लिए जो घर का परिवार का सहयोग है लड़कियों को पढ़ाने के लिए, वो बहुत होना चाहिए। क्योंकि लड़कियां जो है वो अभी हर फील्ड में जो है वो बहुत अच्छा कर रही हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के लिए भी ये एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है कि अगर ये एक जो लड़की है वो यहाँ तक पहुंच सकती है, यहाँ तक कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये अगर चीजें हैं और हर लड़की अगर कोशिश करेगी, तो एजुकेट तो बनेंगे ही सर। और एजुकेशन इज अ मस्ट, मतलब जीवन के लिए मस्ट है वो, बिल्कुल। आप चाहे जॉब कर रहे हो या जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन की तरह आगे बढ़ के वो अवेयरनेस जो आ जाती है, जीवन के प्रति आ जाती है, लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति जो अवेयरनेस आ जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी महिलाएं हैं, स्पेसिफिकली अगर गांव में हैं और जहाँ पे पढ़ाई के रिसोर्सेस कम हैं, या फिर जिनको एक अदर सोसाइटल प्रेशर या उस वजह से बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया जाता ये चीजें, तो मैं ये कहूंगी कि हम ही हैं जो सोसाइटी बना रहे हैं, और हम ही लोग हैं। तो अगर हम ही सहयोग करेंगे उनको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तो वो आगे जरूर बढ़ेंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि अपने आप को अ, अच्छा, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छा करियर के लिए, अच्छी लाइफ के लिए। तो अगर हम उसको थोड़ा भी मोटिवेट कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा भी सहयोग कर सकते हैं, मेंटल सपोर्ट हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये परिवार का मुझे लगता है बहुत बड़ा दायित्व है। जो भी आपके साथ में है, महिला है, उनको आप मोटिवेट करते रहें कि आप पढ़े, अच्छा करें, फ्यूचर में अच्छा करें, आप ही अफसर बने। तो वो मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होकर जिंदगी में अच्छा करेंगे, तो वो सबसे, मतलब वो हमारे लिए अच्छा, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा, देश के लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है वो सर। तो बहुत मैं तो बढ़िया यही कहूंगी कि सभी को करना चाहिए ये चीजें। जी बिल्कुल देखिए दोस्तों कितना अच्छे से बोला और आज से लग जाइए और खास तौर से देखिए कितना अच्छा कहा चांदनी जी ने कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है तो ये आप जी आत्मविश्वास होना चाहिए और दूसरा एक मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि महिला पढ़ती है तो दो परिवार का भला होता है दो परिवार का कल्याण होता है दो परिवार पढ़ते हैं और पूरी अगली जनरेशन तक चीजें जाती हैं तो महिलाओं को पढ़ाने जी में कोताही नहीं बरतनी चाहिए पुरुष महिला संतुलन जी होना चाहिए और महिला खड़ी होगी तो पूरा परिवार खड़ा होगा बहुत बढ़िया जी जी चांदनी जी में एक जी प्रश्न और ये अक्सर कि जो फ्रेशर हैं क्योंकि हम लोग चौथे टाइम में सफलता पाई पहले भी जी सफलता सफलता में संघर्ष रहा रैंक मिली तो आप जी फ्रेशर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी एक तो ये और दूसरा जो सफलता है सफलता में बार बार हो रहा है जैसे आपके साथ हुआ और इस बार आपको डीसी मिला हम्म, तो कई बार कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो उनके लिए भी कोई मैसेज देना चाहेंगे दोनों जी एस्पिरेंट्स के लिए जी जी जी। सबसे पहले मैं फ्रेशर्स के लिए कहना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर सकते। बहुत एग्जांपल्स हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। बहुत सबकी जर्नी अलग होती है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मुझे इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, उस प्रोसेस के थ्रू आपको पढ़ाई करनी है। और फ्रेशर्स सबसे अच्छी बात ये होती है, क्योंकि जब हम फ्रेशर होते हैं तो बिल्कुल हम नया नया पढ़ते हैं, तो एक्साइटमेंट जो होता है वो पढ़ाई के प्रति वो बहुत बिल्कुल अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और बहुत बस मैं ये कहूंगी कि जो गलतियां हैं जो आप किसी से और से सीख सकते हैं, जैसे मैंने अपनी जो गलतियां की थी कि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले अटेम्प्ट में ज्यादा नहीं की थी। जी तो जैसे वो गलतियां हैं, वो आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं कि इन्होंने ये गलती की थी और इस वजह से शायद इनको नहीं मिला। तो आप जो फ्रेशर्स हैं वो गलतियां ना करें। इतने सारे जो भी मॉक हैं या इंटरनेट में अवेलेबल हैं, जो भी हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो आप उन गलतियों से सीखें और उन गलतियों को ना दोहराएं अपने प्रिपरेशन में।
तो वो ये हो जाएगा कि आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा और आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी मतलब ऐसी कोई धारणा ना रखें कि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता है, बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास। और जी इनके अलावा सर सेकंड क्वेश्चन कि जो ये इनके लिए था कई बार, कि जो हाँ बिल्कुल जी जी, जो असफल होते हैं और बीच बीच में ऐसे आ जाते हैं थॉट्स कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या हमें डाउन फील करते हैं। देखिए मतलब मुझे ये लगता है कि ये जर्नी और असफलता भी मिल रही है तो वो उसका एक पार्ट ही है, ये बोल सकते हैं। अगर आप उसको एक जर्नी को आपको कंप्लीट करना है तो अगर आप असफल भी हो रहे हैं बीच में तो वो शायद वो आपकी जर्नी का एक पार्ट रही है। और ये सब आप ये मान के चलिए कि आज ठीक है असफलता मिली है लेकिन अगर हम फिर कोशिश करेंगे तो जरूर सफल हो सकते हैं। तो ये एक आपका ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये सेल्फ मोटिवेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। आपको कोई और मोटिवेटेड कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात है, वो शायद कुछ देर के लिए रहे, लेकिन स्वयं में मोटिवेटेड रखना इंपॉर्टेंट है, खुद पे भरोसा करके आगे बढ़ना है हमें, ये जरूरी है। बहुत तो मैं बढ़िया। यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें। चलिए जी बहुत अच्छा। अब फ्रेशर भी बेटा अपना सब प्रिपरेशन अच्छे से करें और जो बार बार तो मोटिवेट रखें, अगर आप वो मोटिवेशन में रखें हाँ सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल। मंजिल दूर नहीं है, उस जी टाइप का बहुत विश्वास बनाए रखें। बड़ा अच्छा आपने सभी के लिए पूरा आपने पूरा अच्छे से बताया प्री मेंस इंटरव्यू के लिए, बाकी आपने कुछ सजेशंस भी दिए। मैं एक अंतिम मैसेज आपसे चाहता हूँ सभी एस्पिरेंट्स के लिए, कोई भी हो सभी के लिए, और खास तौर से सभी युवाओं के लिए भी मैसेज चाहता हूँ। और एक निवेदन करूंगा, अगर छत्तीसगढ़ी में हो जाए, अपनी जो लैंग्वेज अपनी जो भाषा है उसे मैसेज हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। तो कोई मैसेज आप देना चाहते हैं सभी युवाओं के लिए? जी मैं सब युवा मल्ला ये संदेश देना चाहता हूँ अपन इंटरव्यू के माध्यम से कि सबोला पढ़ना है, सबोला आगे बढ़ना है और अब कि सबो मन बढ़िया पढ़ाई करके आत्मविश्वास के दम पे अपन ला और सफलता असफलता ला देख के और असफलता से गलत सीख के अगर निरंतर आगे बढ़े के प्रयास करी तो जरूर सफल होंगी। और ये हमारा संदेश हवे। जय जवाहर। बहुत बहुत अच्छा, मतलब काफी अच्छा रहा। मुझे यकीन है जैसा आपने कहा भी कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ, किसी के लिए कुछ प्रेरणा दे पाऊँ तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपका जो आज इंटरव्यू हमारे साथ रहा ये काफी जी एस्पिरेंट्स के लिए लाभकारी रहेगा, और खास तौर से महिलाओं के लिए उनको एक संदेश गया है कि जब चांदनी जी कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी डायलॉग मंच के लिए समय निकाला। आपको जी आपके सर जो मैं एक भविष्य बात की, कहना चाहूंगी। प्लीज प्लीज। जी सर जैसे महिलाओं के जब हम बात कर रहे थे कि मतलब लड़कियों के लिए तो सर जैसे कि बहुत सी महिलाएं होती है जैसे शादी के बाद भी कई बार होती है कि उन्हें अपना खुद के लिए कुछ करना चाहती हैं। तो सर जी मैं उनसे भी कहती हूँ कि आप भी बिल्कुल कर सकते हो और हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि शादी के बाद भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए भी करती जी हैं, एग्जाम क्लियर करती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो ये आप बिल्कुल इन सबको बैरियर ना माने कि ये मेरे जिंदगी में एक बाधाएं हैं, ये बाधाएं ना समझे और इन्हें एक अपने लिए एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच बना के उसे पढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर युवती, हर लड़की या हर महिला जो भी जिस भी कंडीशंस में हो तो वो जी हर कोई व्यक्ति ये कर सकते हैं कि बस ये रखना है कि मुझे ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम जिसे भी बैरियर्स मानते हैं हम उसे बैरियर्स ना माने और बस हमें ये समझ सकते हैं कि वो एक जर्नी का एक पार्ट है और उसे हमें क्रॉस करके आगे बढ़ना है। बस वो एक अप्रोच रहना चाहिए ताकि सब कुछ पॉसिबल है, मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। देखिए किसी को आप बाधा ना माने, चुनौती माने, उस चुनौती को आपको बैरियर को पार करना और आगे बढ़ना, ये सोच रखिए। और सभी महिलाओं के लिए, चाहे वो अनमैरिड है चाहे मैरिड है, सभी के लिए मैसेज चांदनी जी का। चांदनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डायलॉग मंच के लिए आपने समय दिया। डायलॉग मंच की ओर से थैंक उन यू सर। तमाम एस्पिरेंट्स के लिए की ओर से जिनके लिए आप आज प्रेरणा का स्रोत बनी है, उनकी ओर से भी आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक चांदनी। यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।